हेलो एवरीवन, दिस इज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑन पेपर 4। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पेपर 4 क्यों रखा गया, व्हाई एथिक्स, व्हाई पेपर 4 इज देयर इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ हैं पेपर 4 के, हमको क्या लाभ मिलने वाले हैं जीवन में, पेपर दूसरे पेपर्स में कहाँ लाभ मिलेंगे, एग्जाम के चरणों में कहाँ कहाँ लाभ मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें एड्रेस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस। पैटर्न में थोड़ा सा देखेंगे कि 2019 और 2020 के जो सिलेबस में पैटर्न में क्या चेंज आया, एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या चेंज आया, जो नया करिकुलम हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद क्रक्स हमारी टीम ने निकाला हुआ है प्रीवियस पेपर्स का, कि कहां से 2013 से लेकर के 2014 से लेकर के 18 तक के जो 5 साल के पेपर्स हुए उसमें कहां से सवाल हमारे से पूछे गए हैं और एवरेज क्या मार्किंग्स वहां पर रही है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ये हमारी टीम पे क्रक्स है, मैं आपको उसमें भी हम देखेंगे कि क्या कहां से सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे क्या सोर्सेज हमको फॉलो करने हैं, व्हाट टू रीड सेक्शन में। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आखिरी में देखेंगे कि क्या अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, उस वाले सेक्शन में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक का नाम या इस पेपर का नाम जो है 2019 से पहले तक जो है 2019 से पहले तक एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड था, लेकिन ये फेमस जो सब्जेक्ट जिस नाम से था उस सब्जेक्ट का नाम था एथिक्स। अब अभी एट प्रेजेंट 2020 में जो पेपर 4 की हेडिंग है उसमें चेंज आया है और इसकी हेडिंग, इसका नाम परिवर्तित करके फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी कर दिया है। अब पहली चीज तो पहले एथिक्स के नाम से फेमस ये पेपर था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज इसमें नाम में भी किया गया है, जिसका एक मेजर सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। पहले बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि एथिक्स जो है सोशियोलॉजी का पार्ट है, फिलॉसफी का पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है या फिर साइकोलॉजी का पार्ट है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पेपर 4 है इसको ना मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का पार्ट बोल सकता हूं, ना ही प्योरली एथिक्स बोल सकता हूं। बेसिकली ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, बहुत सारे स्ट्रीम्स का जो निचोड़ है उसको इसमें डालने की कोशिश करी और बहुत अच्छी तरीके से इस सिलेबस को अरेंज किया है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हाँ उस सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है पेपर हिस्ट्री का ही है, हिस्ट्री एंड कल्चर और हेरिटेज का ही है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर था जहां पर बहुत सारी चीजों का हमने यहाँ पर सहज रूप से पीएससी ने डाल के रखा गया था। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक था कि व्हाई एथिक्स, एथिक्स का पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई सा भी पेपर, कोई सा भी विषय आपके एग्जाम में, पब्लिक सर्विस एग्जाम में क्यों रखा गया। अगर आपको ये क्रक्स पता चल जाए कि हाँ इस उद्देश्य के साथ ये पेपर आपके सिलेबस में रखा गया और आप उस उद्देश्य के साथ अगर उसकी तैयारी कर लें, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अंक, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में ये चीज फायदेमंद रहे। तो बेसिकली हम जानते हैं क्यों ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में डाला गया है। 2013 और 2013 के पहले गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, पीएससी के पास खासकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, और रिपोर्ट्स में खासकर शिकायतें किस लेवल पर थी? शिकायतें थी करप्शन की, शिकायतें थी डाउनग्रेडिंग ऑफ, डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज इन पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स थी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स जो पीएससी के पास आई। और पीएससी ने फिर बाद में निर्णय किया कि हमारे पास जो हम सिलेक्शन प्रोसेस उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए? इसलिए चेंज करना चाहिए ताकि जो हम प्रशासक सुने उसमें कुछ नैतिक मूल्य भी, कुछ एथिकल वैल्यूज भी साथ में हो, ताकि ऐसी चीजें, ये ऐसी जो डिग्रेडेशन ऑफ पब्लिक मोरल वैल्यूज जो हो रहा है ये ना हो। क्या होता था, पीएससी का एग्जाम देके बहुत सारे लोग चयनित होके पहुंच जाते थे ट्रेनिंग एकेडमी। ट्रेनिंग एकेडमी में भी सीख करके आगे पास हो गए और सिविल सर्वेंट तो बन गए। लेकिन आप सोचिए, एक बहुत ही नॉलेजेबल, ब्राइट स्टूडेंट है ना, और उसके एथिकल वैल्यूज बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स के हैं, क्या वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है? आंसर यही होगा कि हाँ वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। वो कभी जनता की सेवा नहीं करेगा, वो अपनी खुद की सेवा करेगा और भ्रष्टाचार में लीन रहेगा। ठीक है, इसलिए पीएससी ने सोचा कि इसमें हमको क्या करना है, ऐसा व्यक्ति को चयन करना है जिसके की नैतिक मूल्य भी अच्छे हो और उसके पास ठीक ठाक नॉलेज हो। जिस व्यक्ति के नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं
और उसके पास ठीक ठाक नॉलेज है ना, बहुत अच्छा जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो, लेकिन ठीक ठाक नॉलेज है और नैतिक मूल्य अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा एक अच्छा प्रशासक साबित होगा, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, उस डिपार्टमेंट में भी। क्योंकि सिविल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक सर्विस का सबसे मेन उद्देश्य जनता की सेवा, और जनता की सेवा तभी हो सकती है जब हमारे पास नैतिक मूल्य हो। तो एथिक्स का पेपर इसीलिए डाला गया ताकि हमारे अंदर के जो नैतिक मूल्य हैं उनकी जांच की जा सके, और किस पर्सपेक्टिव से जांच की जा सके कि आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने के बाद अच्छे नैतिक आचरण का पालन करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ ये सब्जेक्ट को डाला गया, मतलब हमको किस उद्देश्य के साथ इसको पढ़ना है कि पब्लिक सर्वेंट बनने के बाद हमारे नैतिक आचरण सही रहे, एक पब्लिक सर्वेंट के क्या नैतिक आचरण हम इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी होने चाहिए, है ना, ताकि हम इस परीक्षा के इस पेपर में चीजें दे सके। क्या चाह रहा है एग्जामिनर हमसे? एग्जामिनर हमसे ये जो हम पका करके उसको खिचड़ी देते हैं ये नहीं चाहिए, उसको चाहिए हैदराबादी बिरयानी, है ना। हमको जो हम चीजें अभी तक पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट को किसी भी पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं और उसको एग्जाम देते हैं, नहीं, वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक चीज की डिमांड है। क्या डिमांड है? कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एथिकल वैल्यूज, या फिर जो आपके अंदर एथिकल वैल्यूज है उसका अप्लाइड फॉर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर किस तरीके से है, इस अप्रोच के साथ हमको तैयारी शुरू हमारी करनी चाहिए ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सके, और इसी अप्रोच के साथ करेंगे तो एग्जाम्पल्स भी उसी अप्रोच के साथ हम दे पाएंगे। तो बेसिक चीज तो क्यों एथिक्स की जरूरत है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझे। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग एथिक्स। देखो बेनिफिट्स 2-3 जगह पे आपको मिलेंगे। एक तो एग्जाम के प्रक्रिया में, कहां पर? एक तो मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में पेपर 4 पूरा की पूरा आपको एथिक्स, मतलब वहां पे अंक स्कोर करना ही है, जहां पर आपको ये चीजें काम आने वाली है। साथ ही साथ इंटरव्यू में आपको एथिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि एथिक्स जैसे केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एथिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्षमता है वो आपका विकास होगा आप एथिक्स पढ़ेंगे तो। और इंटरव्यू के दौरान जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर आपको सिचुएशन हैंडलिंग करनी पड़े, तो उस समय पर आपको एथिक्स का ज्ञान बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्योंकि अगर आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, हर परिस्थिति में शांत तरीके से किस तरीके से निर्णय लेना, अगर ये आपको एथिक्स पढ़ने के बाद आ गया तो इंटरव्यू में भी आपके सवाल और जवाब जो है अच्छे हो पाएंगे। तो इंटरव्यू जैसी स्थिति में भी हमको हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ मेंस के दूसरे पेपर्स में भी इसका महत्व अच्छी खासी तरह से हमको देख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर वो मूल्य पढ़ने जो कि एथिकल मतलब पब्लिक सर्वेंट में होने चाहिए, और दूसरे पेपर को भी हमको इसी मूल भाव के साथ देना है कि हाँ वहां पर भी हमको इन चीजों के बारे में, या पब्लिक सर्वेंट की हमारी छवि वहां पर प्रस्तुत होनी चाहिए। तो वहां पर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी हेल्प हो ही जाती है, क्योंकि अब तो शब्दकोश का विकास होता है, यहाँ से टर्मिनोलॉजीज का, है ना, आपका वोकैब का विकास होता है जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, और वही वोकैब आपको वहां पर यूज होती है जब आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन किसी भी आंसर का पॉलिटी में, सोशल इश्यूज में बनाते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको ऐसे ही मतलब आतंकवादी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, मतलब बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करके आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इंपैक्टफुल बनाएंगे, तो वो एथिक्स से आपको थोड़ी सी हेल्प वहां पर भी मिल सकती है। साथ ही साथ एथिक्स जैसे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको आपके जीवन में मिलेगा, लाइफ में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एथिक्स पढ़ने के बाद आप आपके बेसिक जो मूल्य हैं उनके खुद के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे। बहुत सारी सुविधाएं आपकी हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन आपके मन में जो अंतर्द्वंद है, आपके मन में जो एथिकल डिलेमा है, मोरल डिलेमा है, ऐसे बहुत सारे मोरल डिलेमा को सॉल्व करने की आप में क्षमता आ जाएगी जब आप एथिक्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। खाली एग्जाम पास करने के लिए और फेक करने के लिए पढ़ेंगे तो ना एग्जाम पास अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से होगी, ना ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट की डेप्थ के अंदर जो सब्जेक्ट जिस उद्देश्य के साथ डाला गया उस उद्देश्य के साथ अगर आप इसको पढ़ें तो आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ आपके जीवन की बहुत सारी समस्या इस सब्जेक्ट के साथ हल हो सकती है ना। अब बहुत सारे लोग अगर इसको फिलॉसफी का सब्जेक्ट मान के खाली फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो बाबा भी बन जाए, है ना। बाबा मतलब साधु महात्मा जो है वो भी स्थिति में आप पहुंच सकते हो, उसकी जवाबदारी, है ना, मैं नहीं लेता भाई। इसके बाद हम देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यू एंड ओल्ड सिलेबस। और कंपैरेटिव स्टडी बताने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सब्जेक्ट, जैसा कि अब हेडिंग 2020 में इसकी क्लियर कर दी है सब्जेक्ट की, पेपर की, है ना, उसमें डाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। अब वास्तविकता में जो सब्जेक्ट है ये तीनों चारों चीजों का निचोड़ है ना। अगर हम सिलेबस देखेंगे, इसके बाद डिटेल सिलेबस देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका यूनिट 2 का जो पार्ट है, यूनिट 3 का जो पार्ट है। इसके बाद फाउंडेशनल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब टॉपिक है एक आपका यूनिट 2 के अंदर में, जहां पर आपको इंटीग्रिटी पढ़ना है, इंपार्शियलिटी पढ़ना है, बहुत सारी पब्लिक फाउंडेशनल वैल्यूज पढ़ना है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड है। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और टॉपिक यहां पर है, दैट इज करप्शन। तो ये चीजें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें जो है वो एटीट्यूड है यूनिट 2, एप्टीट्यूड यूनिट 2, इमोशनल इंटेलिजेंस यूनिट 2। मतलब यूनिट 2 लगभग जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पूरा की पूरा आपका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी बेसिकली है ना, ह्यूमन आपके अंदर में क्या क्या चीजें, आप कैसे धारणा बनाते हैं, किस तरीके से आप किसी व्यक्ति के प्रति अपनी सोच का निर्माण करते हैं, कैसे आपका बौद्धिक और आपका जो बोल सकते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है, किस तरीके से आप आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ में डिसीजन ले सकते हैं, वो सब जो पोर्शन है वो सब साइकोलॉजी का पार्ट है, जो कि इस पर्टिकुलर पेपर 4 का एक चीज है। साथ ही साथ ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन जो कि यूनिट 3 का एक टॉपिक है, उसमें भी आप साइकोलॉजी का जो है रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नीड जो है, हमारी जो नीड्स हैं वो भी हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है, और कैसे कैसे उसको परिवर्तित होती है, किस स्टेज के साथ परिवर्तित होती है, सब साइकोलॉजी का पार्ट है। फिलॉसफी का पार्ट खाली इसमें जो है फिलोसोफर्स, थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स तक ही सीमित है, ठीक है। और सोशियोलॉजी लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली कहीं भी, लेकिन इंप्लिसिट है यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में। यूनिट 2 के जो टॉपिक्स आप देखते हैं और यूनिट 3 के जो टॉपिक्स देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का टॉपिक इंप्लिसिट मौजूद है ही, ठीक है। अब एथिक्स जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है और अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है। फिलोसफी वाला बंदा उसको अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा जो है उसको एथिक्स को अलग तरीके से पढ़ेगा, सोशियोलॉजी वाले लोग जो है उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, और साइकोलॉजी वाले लोगों के लिए एथिक्स थोड़ा सा अलग है। हमको फिलोसफी के उद्देश्य से एथिक्स खाली एक ही जगह पर पढ़ना है, वो है जब फिलोसॉफिकल थिंकर्स और वो सब चीजें पढ़े। फिलोसफी के अकॉर्डिंग एथिक्स का मतलब है जीवन में हमारी आत्मा और परमात्मा है ना, इन दोनों का मिलन जो होता है, दैट इज मोक्ष। और मोक्ष क्या है और मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके क्या है, हाउ कैन वी अटेन सैल्वेशन एंड व्हाट आर द वेज टू अटेन सैल्वेशन एंड व्हाट इज सैल्वेशन, इस प्रश्न का जो उत्तर देने वाला साइंस है, दैट इज एथिक्स अकॉर्डिंग टू फिलोसफी। लेकिन हमारे लिए ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं बैठती है, क्योंकि हमारे लिए डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। हमारे लिए डेफिनेशन एथिक्स की जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो क्या है, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी चीजें समाज की या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो कि हमें ये बताए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, दैट इज एथिक्स अकॉर्डिंग टू अस, कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, इन चीज को डिसाइड करने वाला जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, दैट इज एथिक्स। लेकिन फिलोसफी के लिए डेफिनेशन अलग है। तो फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो बाबा बनने की स्थिति ज्यादा बन सकती है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट बनना है तो आपको थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे और सिलेबस को सही तरीके से इंटरप्रेट करके सही अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये डेटा थोड़ा सा निकाला है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से पर्टिकुलर हेडिंग्स के नीचे सही जम के आ सकता है और उस अप्रोच के साथ उसको पढ़ना है। जैसे यूनिट 2 जो है पूरी की पूरी आपको साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से, साइकोलॉजी के डायमेंशंस के साथ पढ़नी है, और उसमें साइकोलॉजी की किताबें आपको हेल्प भी करेगी। अब आते हैं अपन सिलेबस के अंदर। कंपैरेटिव स्टडी है सिलेबस की, 2019 तक क्या था सिलेबस, 2020 तक क्या था। सबसे पहली चीज तो नाम चेंज हुआ है सब्जेक्ट का, पहले कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब नाम दिया हुआ है फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए 2020 में जो नाम दिया हुआ है फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले इसको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड बोलते थे। थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम का, लेकिन अभी क्लियर कर दे कि तीनों ही स्ट्रीम के, और चौथा जो सोशियोलॉजी हमने देखा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब अप्रोच बताने के लिए हेडिंग बहुत जरूरी है। नाम जो है हमको अप्रोच बताता है किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। तो पहले पीएससी के एस्पिरेंट्स क्लियर नहीं रहते थे कि कौन सी अप्रोच के साथ सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन अब पीएससी ने खुद ने क्लियर कर दिया। इसमें 3 सब्जेक्ट्स तो मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिए, चौथा सब्जेक्ट जो इम्प्लिसिट ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक्सप्लिसिट इसमें नहीं डाला गया, दूसरे पेपर के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी जो उन्होंने मेंशन कर दिया है पेपर 2 में, तो वहां पर उसको सोशियोलॉजी के दूसरे टॉपिक्स भी ऐड किए, लेकिन यहां पर भी सोशियोलॉजी का कुछ हिस्सा काम करता है। तो हेडिंग एक तो आप देखिए। इसके बाद अगर देखें तो फिलोसोफर्स एंड मोरल थिंकर्स, पहले यूनिट 2 था, उसको यूनिट 1 बना दिया, और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए। कुछ फिलोसोफर्स हटा दिए गए, जैसे राम मनोहर लोहिया, है ना, जो कि होता भी है, सरकार बदली थी, है ना, मध्य प्रदेश की, इस वजह से जो बीजेपी माइंडेड जो थिंकर्स थे, पुरानी गवर्नमेंट से जुड़ाव रखने वाले दीनदयाल उपाध्याय, इनको हटा करके
अभी नए थिंकर्स कुछ जोड़े गए, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जोड़े गए, जैसे सावित्रीबाई फुले का नाम हम देख सकते हैं, है ना, ये चीजें जोड़ी गई। आचार्य शंकराचार्य जोड़े गए, उसके बाद चारवाक जुड़े गए, शंकर जुड़े गए, और चारवाक का सिद्धांत जो हम पढ़ते भी हैं हमारी हिस्ट्री में, वो भी एक थिंकर के तौर पर जुड़े गए, और कुछ थिंकर्स हटाए गए। साथ ही साथ अगर हम देखें, एटीट्यूड का जो टॉपिक है वो यूनिट 2 का एक सब टॉपिक बना दिया गया है। इसके बाद एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो भी यूनिट 2 का सब पार्ट बना दिया गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूनिट 2 का सब पार्ट है, और यूनिट 2 में एक टॉपिक और ऐड किया, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत जो मतभेद हमारे हैं, व्यक्तिगत जो हमारे बीच में अंतर है वो क्यों है, वो सब चीजें यहां पर ऐड की गई है। इसके बाद यूनिट 3 में अगर देखें तो यूनिट 3 में पहले हमारे जो 2020 का सिलेबस में उसमें पहला टॉपिक है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन पहले हेडिंग था फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट यूनिट की, है ना। ये हेडिंग जो है ये गलत तरीके से दी गई थी। यहां पर ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन के अंदर ये चीजें टॉपिक्स फॉल नहीं करते। ये अपने आप में एक हेडिंग नहीं था, एक टॉपिक था, खाली सब टॉपिक था यूनिट 1 का, लेकिन इसको हेडिंग मतलब बनाया गया था इस टॉपिक की। तो इसमें थोड़ा सुधार पीएससी ने किया है। अब उसको यूनिट 3 का एक सब टॉपिक बनाया गया, और दूसरा सब टॉपिक जो है एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर हमको एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हमको पढ़नी है। अब आते हैं यूनिट 5 के ऊपर, यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 जो है दैट इज बेस्ड ऑन करप्शन। ऐसी की ऐसी यूनिट पहले भी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि इसमें लोकपाल और लोक आयोग जो है ऐड किया गया है। केस स्टडीज पहले भी थी, केस स्टडीज अभी भी हैं, इसलिए केस स्टडीज में कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। केस स्टडीज का पैटर्न में जरूर चेंज हुआ, पूरे के पूरे एग्जाम का पैटर्न में चेंज हुआ, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हमको देखने को मिले। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो सिलेबस सेम है, थोड़ा सा अप्रोच क्लियर करिए और थोड़ा सा वेल डिफाइंड सिलेबस को बनाया है। थिंकर्स में थोड़ा सा चेंज किया, थिंकर्स कुछ कम हो गए पहले से, और कुछ थिंकर्स एक दो नए ऐड भी किए गए हैं। एक टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐड किया है, बाकी कोई टॉपिक मुझे इसमें लगता नहीं कि अलग से कुछ ऐड किया हो, है ना। जो हमने मोटा मोटा देखा उसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके बाद पैटर्न्स में अगर आए, देखो पैटर्न में 2020 और 2019 के पैटर्न, पहले 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 तक कोई ऐसा यूनिट वाइज फिक्स नहीं था कि हर यूनिट से इतने प्रश्न आएंगे, इसलिए कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता था। लेकिन हाँ ये फिक्स था कि 15 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 15 6 मार्कर्स आएंगे, और फिर 65 मार्क्स की केस स्टडी होती थी। एक केस स्टडी 30 मार्क्स की और एक केस स्टडी 35 मार्क्स की। एक में 5 प्रश्न पूछे जाते थे 7-7 नंबर के, और एक में जो है कोई 2 या कोई मतलब 3 प्रश्न, या फिर कोई 2 प्रश्न, एक में 15 नंबर, या फिर 10-10 नंबर के 3, 15 नंबर के 2, इस तरीके से थोड़ा सा संख्या रहती थी। वर्ड लिमिट्स क्या थी? 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देने रहते थे, है ना। इसके बाद में अगर 6 मार्कर है तो आपको 150 वर्ड की लिमिट थी, और केस स्टडी में ऐसी कोई वर्ड लिमिट यहां पर निर्धारित नहीं की गई थी। आप पाठ्यक्रम से कहीं से भी केस स्टडी पूछी जा सकती थी, और उसमें आपको वर्ड्स लिमिट कहीं पे भी डिफाइन नहीं थी। अब अगर हम देखें तो क्या किया है, 1 से लेकर 4थी यूनिट तक, 1st to 4th यूनिट मार्क्स फिक्स किए गए हैं। हर यूनिट से 40 अंक 40 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, जिसमें अगर हम देखें तो 5 एक्स्ट्रा स्मॉल क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस, 2 नंबर जिनके रहेंगे, 2 अंक वाले क्वेश्चन जो रहेंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरी क्वेश्चंस रहेंगे, स्मॉल आंसर्स, है ना। और इसके बाद रहेगा एक क्वेश्चन हर टॉपिक से जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और उसके जो नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 20 मार्क्स, है ना। और वर्ड लिमिट भी इसमें चेंज की गई है ना। पहले जो वर्ड लिमिट 1 से 2 थी, अब उसको 10 शब्द कर दिया गया है। 2 मार्कर क्वेश्चन बन गया 3 मार्कर की जगह, और 5 मार्कर क्वेश्चन जो है उसमें आपको 50 शब्द लिखने हैं, और जो आपका 20 मार्क का एक क्वेश्चन होगा उस 20 मार्कर क्वेश्चन में आपको 200 शब्द की सीमा होगी। मतलब वर्ड लिमिट में तो काफी अंतर आ गया है, बहुत कम वर्ड लिमिट हो गई है पहले के मुकाबले करते हैं। और प्रत्येक केस स्टडी, 2 केस स्टडी पूछी जाएगी 5th टॉपिक से, और प्रत्येक केस स्टडी का जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 500 वर्ड्स, और इसमें जो शब्द सीमा है वो है 500 वर्ड्स, और जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 20 मार्क्स। मतलब टोटल 40 मार्क्स की केस स्टडी पूछी जाएगी। मतलब केस स्टडी के मार्क्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। केस स्टडी जहां पहले 65 मार्क्स की पूछी जाती थी, अब वो 40 मार्क्स की पूछी जाएगी, और हर एक केस स्टडी 500 वर्ड्स में लिखनी होगी। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसका अंदाजा तो अभी हम नहीं लगा सकते
कि किस प्रकार केस स्टडी में क्वेश्चन आएंगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा 500 वर्ड का या फिर दो क्वेश्चन रहेंगे 500 वर्ड्स के, है ना, मतलब 250 वर्ड्स के एक एक क्वेश्चन। तो ऐसा भी हो सकता है 10-10 नंबर के दो प्रश्न बना दिए और आपको 250 वर्ड्स की लिमिट दे दी, वो भी कर सकती है पीएससी। तो ये यहां पर अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि केस स्टडी में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम ये हिंट कर सकते हैं कि जैसा यूपीएससी में लिमिट्स होती है उस हिसाब से, जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा और पूरी की पूरी वर्ड लिमिट आपके पास ओपन है, आपको 5 पेज में आंसर देना है, वो आप दे सकते हैं। मतलब आपको एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा पूरे के पूरे उससे, या फिर 2 या 3 क्वेश्चन एक ही साथ पूछ ले लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में अलग अलग अंक विभाजन नहीं किया, वो भी एक तरीका यहाँ पर केस स्टडी पूछने का हो सकता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो पैटर्न की बात हुई, हमने क्रक्स निकाला है पिछले 5 साल का कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आप आपका समय निकाल करके पूरा पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, मैं एक डिस्कस कर रहा हूं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं अभी लेटेस्ट 2017 का ट्रेंड जो है उसी को 2018 का जो ट्रेंड है उसको देख रहे हैं कि ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन जो कि आपकी यूनिट 1 होती थी पहले, उसमें से 4 3 मार्कर्स पूछे हैं, 3 6 मार्कर्स पूछे हैं, और केस स्टडी तो अलग से रहती है। वैसे भी टोटल मार्क्स 30 नंबर का यहां से पूछा गया था 2018 के अंदर। फिलोसोफर्स अगर हम देखें, थिंकर्स जो हमें पूछे जाते हैं, तो 2018 के अंदर जो थिंकर्स पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 4 3 मार्कर्स और 6 मार्कर्स, मतलब टोटल 48 मार्क्स के थिंकर्स हमको यहां से पूछे गए हैं। एटीट्यूड वाला जो यूनिट है उससे हमको 2018 में जो प्रश्न आए हैं वो 1 3 मार्कर और 3 6 मार्कर, टोटल 21 नंबर का यहां से हमको पेपर 21 मार्क्स का पेपर यहां से बना था। एप्टीट्यूड अगर हम देखें 2018 में तो 3 मार्कर्स, 2 6 मार्कर्स, और टोटल जो अगर वो देखें तो 21 मार्क्स का यहां से पेपर आया। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम देखें तो यहां से 1 3 मार्कर और 1 6 मार्कर, टोटल 9 मार्क्स का यहां से पेपर बना है। और करप्शन अगर हम देखें तो करप्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए वो 2 3 मार्कर, 3 6 मार्कर, टोटल 24 मार्क्स का, है ना। और अगर हम इसका एवरेज निकालें, इसमें आपको लग रहा हो क्वेश्चंस तो ज्यादा हो गए, संख्या तो ज्यादा हो गई, जो बताइए उससे संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि 6 मार्कर में ऑप्शनल प्रश्न भी है। 3 मार्कर की संख्या देखेंगे तो बरोबर 15 मिलेगी, लेकिन 6 मार्कर में कुछ ऑप्शनल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए वो ऑप्शनल प्रश्न मैंने हटा दिया और यहाँ पर नहीं उसको इंक्लूड किया है ना। अब इसमें हम देखें तो एवरेज जो अगर हम देखते हैं पूरे 5 साल का, तो एवरेज एटीट्यूड जो हमारा पहला यूनिट है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, फर्स्ट यूनिट जिसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, तो 28 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट पिछले 5 साल के एवरेज के हिसाब से मान सकते हैं। 65 मार्क्स के थिंकर्स पूछे जाते थे। अब जैसा कि पीएससी ने बोला है कि यूनिट वाइज खाली 40 नंबर का पूछा जाएगा, तो अगर थिंकर्स को 40 नंबर पर लिमिट करें तो 25 नंबर के थिंकर्स की जगह कुछ और प्रश्न बनने वाले हैं। इस बात की तय रखिए आप कि 25 नंबर और कहीं विभाजित होंगे और इन्हीं टॉपिक्स में होंगे। जैसे कि पहले यूनिट में आप कम देख रहे हैं तो 12 नंबर वहां चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद एटीट्यूड वाले उससे 17 मार्क्स एवरेज जो है क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। एप्टीट्यूड से 16 मार्क्स में पूछे गए और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम 7 मार्क्स से, और छोटा टॉपिक भी है। करप्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, 22 मार्क्स के लगभग के एवरेज क्वेश्चन यहां से पूछे गए। तो पिछले 5 साल का क्रक्स से ही कहां से क्या क्वेश्चन पूछे गए। आपको टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस चाहिए पिछले 5 साल के, तो हमारी टीम ने मेहनत करके उसको टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहां से टॉपिक वाइज प्रश्न भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कल्प्ट एकेडमी, एमपीपीएससी स्कल्प्ट एकेडमी। आप वहां से भी ये क्वेश्चंस और ये सब डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग क्लासेस भी वहां पे चलती है रेगुलर बेसिस पे, एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट टू रीड। क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़नी है। देखिए बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये एक अमूर्त विषय है। इसके लिए कोई एक फिक्स किताब नहीं है कि आप फिक्स किताब से कहीं से पढ़ लें, लेकिन मैंने बहुत सारा सोर्सेज आपको कलेक्ट करके यहां पर देने की कोशिश करी जो कि आपको डेफिनेटली आपको पीएससी में हेल्प करने वाला है। क्या क्या सोर्सेज है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और एथिक्स का इग्नू का मटेरियल, और लेक्सिकॉन, सीएससी क्रॉनिकल पब्लिकेशन का लेक्सिकॉन। ये 3 किताबें आपके लिए एक बेसिक रेफरेंस की तरह काम कर सकती है। कोई भी एक किताब को आप आइडियल बना सकते हैं, कोई भी एक चीज को आप आइडियल बना सकते हैं ना। बेसिकली डी सुब्बाराव अच्छी किताब है, मोटी किताब है, लेकिन उससे सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने, उसको एक आइडियल बुक मान करके, मतलब उसको एक बेसिक किताब मान करके उसके अंदर हम एडिशंस करते जाएंगे, उसके आधार पर हम नोट्स स्टार्ट करेंगे और बाकी चीजों से हम ऐड करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। क्या नेक्स्ट पढ़ना है? जैसे कि आपका जो यूनिट
नंबर 3 है जहां साइकोलॉजी से रिलेटेड जो पोर्शन है उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी की 11th एंड 12th। वहां पर बहुत बेसिक स्तर पर साइकोलॉजी की वो चीजें, ह्यूमन नीड्स, मोटिवेशन, जो मॉडल्स होते हैं मोटिवेशन के, वो सब चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। एटीट्यूड क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, कैसे एटीट्यूड्स कैसे इन चीजों को बदलते हैं, ये सब चीजें वहां पर बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। तो इन चीजों का आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एथिकल कंसर्न्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इग्नू के नोट्स मिलते हैं, तो वो आप नेट से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ बुक्स के मामले में अगर मैं बात करूं तो एक और किताब बहुत अच्छी मिल सकती है। बिजनेस एथिक्स की जो बुक्स होती हैं वो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस एथिक्स थोड़ा सा अलग स्ट्रीम है, अप्रोच अलग रहती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स आपको अगर समझने हैं तो इन किताबों से मिल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एथिक्स की बहुत सारी फॉरेन राइटर्स की किताबें आती हैं। ऐसा अभी मेरे पास कोई नाम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मार्केट में फॉरेन राइटर्स की किताबें मिलती हैं जहां पर आपको अच्छी डेफिनेशंस, अच्छे शब्द, अच्छे वोकैब्स मिल जाएगी और आपको अच्छी डेफिनेशंस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। जो आतंकवादी परिभाषाएं लोग बनाते हैं तो वैसी परिभाषाएं आपको वहां से मिल सकती हैं, है ना। और आपकी खुद की लैंग्वेज में आपको उसको डाल के और के बनाई है तो बहुत ज्यादा अच्छी वो साबित हो पाएगी और याद भी लंबे समय तक रहेगी। नेक्स्ट और क्या पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड न्यूज। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई थी। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट की कुछ चैप्टर्स जैसे एथिक्स इन गवर्नेंस, आरटीआई, है ना, ये बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स उसके अंदर एड्रेस किए हुए हैं, वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हो सकती है और वो पढ़नी ही चाहिए। इट इज अ मस्ट रीड रिपोर्ट फॉर एथिक्स पेपर 4 के लिए, बहुत मस्ट रीड रिपोर्ट है सेकेंड एआरसी की। इसके बाद एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक रिपोर्ट दी है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस। ये आपको नेट पे उपलब्ध होगी। हिंदी के वर्जन भी इनके मिल जाएंगे, तो हिंदी के वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं। नोलन कमेटी की रिपोर्ट है ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। ये रिपोर्ट भी आपको अच्छे डेटा दे सकती है। इसमें 7 प्रिंसिपल्स बताएं कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स, 7 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पब्लिक लाइफ के अंदर। तो ये रिपोर्ट से भी आप डेटा कॉपी कर सकते हैं, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट कॉपी कर सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स से क्या एथिक्स में फायदा मिलेगा? न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एग्जांपल्स कैसे? एग्जांपल्स कोई केस चल रहा हो, जैसे कोरोना का चल रहा है, मैंने कुछ केस स्टडीज भी अभी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लोगों के लिए बना करके दी थी। तो ये एग्जांपल्स आपको कहां से मिल रहे हैं? सब न्यूज से मिल रहे हैं, जो कि आप मॉडल्स कॉपी करके ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है वो एक लेक्चर में अलग से लूंगा, लेकिन हाँ, न्यूज से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे केस स्टडी से रिलेटेड भी और आपके नॉर्मल सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स में भी बहुत सारे केस स्टडीज पब्लिश होती है और उन केस स्टडीज से को पढ़ने से भी आपकी एथिक्स की समझ थोड़ी सी मजबूत हो सकती है। फर्दर रीडिंग्स क्या करें? आपके पास ये सब सब्जेक्ट आपके पास हो गया है, किसी व्यक्ति के पास मतलब ये सब मैंने पढ़ लिया है, तो और क्या एड ऑन कर सकते हैं? सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, 2 अलग अलग किताबें हैं, डेनियल गोलमैन की किताबें हैं। क्या फायदा मिलेगा? एक तो आपका खुद डायरेक्ट टॉपिक भी है इमोशनल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी किताबें पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट्स और डिसीजन मेकिंग आपकी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और डिसीजन मेकिंग आपको एथिक्स की केस स्टडी में भी लेनी है, उसके बाद दूसरी जगह पर भी जहां पर आप देखते हैं जो दूसरे टॉपिक्स आपके हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यहां पर भी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां पर भी आपको ये चीजें काम देने वाली है। इसके बाद अप्लाइड एथिक्स बाय पीटर सेंगर एक किताब है, वो आप देख सकते हैं, उसमें भी अच्छी चीजें आपको मिल जाएगी। केस स्टडी फ्रॉम नीति आयोग, नीति आयोग की वेबसाइट्स पे बहुत सारी केस स्टडीज नीति आयोग पब्लिश करता है रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ, वो भी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी समझ मजबूत हो सकती है। सेबी की एक रिपोर्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इनडायरेक्टली पूछे हुए प्रश्नों में आ चुका है पहले भी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो सेबी की रिपोर्ट में भी आपको चीजें मिल सकती है, गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या चीजें, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉच लेक्चर्स ऑन यूजीसी एंड सीईसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक कंसोर्टियम चलता है, उसके बहुत सारे लेक्चर्स फ्री ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनके कुछ लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, वो भी आपके लिए एक रास्ता ओपन है यूट्यूब का। नेक्स्ट देखते हैं क्या अप्रोच या क्या थिंग्स हमको दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर स्टडिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे के पूरे डिस्कशन पार्ट का, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा कि क्या अप्रोच रखनी है तो कितना भी आप पढ़ लें, इतना सारा मैंने डेटा दे दिया, आप उसमें हर कुछ चीज तो नहीं पढ़ सकते। फिर बता दूं, जो हाउ टू रीड वाला सेक्शन, व्हाट टू रीड वाला सेक्शन था, वो खाली आपको एक रॉ डेटा तैयार करने के लिए था कि ये सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं।
उसमें से चीजें आप तभी छांट पाएंगे जब आपको सिलेबस अच्छी तरह से पता हो, पास्ट ईयर के पेपर्स में क्या क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए वो पता हो, और हर एक टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको अच्छी दिख रही है वो आप चार्ट चार्ट के रखेंगे। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की जो किताबें हैं साइकोलॉजी की, उससे खाली आपका यूनिट 3 का जो टॉपिक्स है जहां पे आपको एटीट्यूड और वो सब चीजें पढ़नी है वो प्रिपेयर होगा, बाकी चीजें वहां से प्रिपेयर नहीं होगी। इसके बाद जैसे मोरल थिंकर्स अगर आपको पढ़ने तो एक और सोर्स जो इसमें मैंने मिस कर दिया दैट इज शोधगंगा। शोधगंगा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मोरल थिंकर का नाम टाइप करिए, आगे शोधगंगा टाइप करिए, उसके बारे में पूरी उसकी जीवनी आ जाएगी। जीवनी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लेना देना है। हाँ, क्योंकि हम एमपीपीएससी दे रहे हैं तो हाँ फैक्चुअल डेटा भी काम आएगा कि किताब के नाम भी घोट के रखना कि कौन सी किताब किसने लिखी है, उसके अंदर क्या बताया है और कौन राइटर है, क्योंकि पास में ऐसे प्रश्न पूछे गए। एमपीपीएससी थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है, इसलिए फैक्चुअल नॉलेज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वो डेटा हमको कॉपी करना है। इसके बाद फॉरेन राइटर्स के लिए एक plateau.stanford करके एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आसानी से मिल जाएगी, वहां से आपको फॉरेन राइटर्स के बहुत सारे फॉरेन थिंकर्स के बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट्स आपको वहां से बहुत सारे मिल सकते हैं, कौटिल्य के और ये बाकी जितने फिलोसोफर्स यहाँ पे दे रखे हैं इनके बहुत सारे डेटा शोधगंगा और ये वेबसाइट्स पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत वास्ट है, उसको कट शॉर्ट करके उसको कॉन्सेप्ट समझ के बहुत छोटे में आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट, क्या अप्रोच हमको यहाँ पे फॉलो करनी है वाइल प्रिपेयरिंग, है ना, दिस सब्जेक्ट दिस पेपर। सबसे पहली चीज एक लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए, रैशनल माइंड होना चाहिए आपका। रैशनल माइंड का मतलब हमेशा इंक्वायरी करना कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, वाई, है ना। अगर ये इंक्वायरिंग माइंड आपके पास है, रैशनल अप्रोच आपके पास है, रैशनल माइंड मतलब कि हर चीज को एक्सेप्ट करना है, जो सही है उसको सही मानना, गलत है उसको गलत मानना। क्या होता है, हम जब पढ़ने के दौरान बहुत सारे लोग किसी न किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बायस्ड होते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज जो वो मानते ही नहीं कि नहीं ये हो ही नहीं सकती, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो रैशनल माइंडसेट आपको सोचने समझने की आपकी जो तार्किक बुद्धि है उसका थोड़ा विकास करेगा, और अगर ये बुद्धि नहीं होगी तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो एथिक्स से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग जिस तरीके से अभी तक बना हुआ है, ढला हुआ है, वो बहुत सारे एथिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपके एथिक्स अभी कुछ और हैं। हाँ, सामने वाला जो एथिक्स जो चाह रहा है पढ़ाने वाला वो कुछ अलग चाह रहा होगा, लेकिन आप जब अपने एथिक्स और उनके एथिक्स को सामने से अंतर्द्वंद कराएंगे तो अगर आपका रैशनल ब्रेन नहीं होगा तो आप अपने एथिक्स के साथ घर चले जाएंगे, सामने वाले के एथिक्स सामने वाले के पास रह जाएंगे। तो दिमाग को ओपन करने के लिए रैशनल माइंड जरूरी है, इसलिए अपने पास जो है बिल्कुल वो रखिए, लेकिन उस पर तर्क करिए कि सामने वाला कुछ अच्छा दे रहा है तो ये सही है या मेरा वाला सही था। अगर आप सामने वाले की बातों से अपील हो जाए, बिलीव कर लें, तो उसका तर्क मान लीजिए, अपना तर्क खारिज कर लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है एथिक्स के अंदर कि रैशनल माइंड, लॉजिकल, तर्कवादी विद्या, तर्क की जो क्षमता है वो आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड माइंड, मध्यम मार्ग उन पे हमको चलना है। बैलेंस्ड माइंड मतलब, है ना, अति कोई भी चीज की बुरी है तो गीता में भी लिखा है भैया, महाभारत में भी बोल गया अति सर्वत्र वर्जेत। तो अति किसी भी मोरल वैल्यू की नहीं करनी है ना, हमेशा 100% ऑनेस्टी, 100% चीजें, 100% एथिक्स भी सही डिसीजन नहीं ले सकते, उससे भी हम 100% एम्पैथी, 100% कंपैशन, 100% समानुभूति, 100% सत्यनिष्ठा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप रख सकें। तो हमेशा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में जहां पर आपको दो आप ही के मोरल वैल्यूज के बीच में चूज करना पड़ता है, मध्यम मार्ग निकालना पड़ता है। जैसे कि दो वैल्यूज हमेशा बहुत ज्यादा केस स्टडीज में और बहुत सारी केस स्टडीज डिसीजन मेकिंग में दो वैल्यूज बहुत अधिकतम टकराती है। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक तो ऑब्जेक्टिविटी, आपकी वस्तुनिष्ठता, और सेकंड है आपका कंपैशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। ये बहुत सारी ऐसी जो एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशंस होती हैं, वहां पर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज का आपस में टकराव होता है। दोनों वैल्यूज अच्छी हैं, दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे? आपको मध्यम मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। अगर बिना मध्यम मार्ग के आप चले तो आपको एक तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे और डिसीजन आपके गलत होंगे। तो दोनों को ही फॉलो करते हुए कुछ ऐसा रास्ता निकालना है बीच का कि इसका हनन भी ना हो और ये भी ना छूटे। तो मध्यम मार्ग की अप्रोच आपको एथिक्स के पेपर में बहुत काम आने वाली है, और ये आप थोड़ा सा समझ के रखिए। बैलेंस्ड माइंड आपका होना चाहिए, ये देखिए। नेक्स्ट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। आपका इसको बोल सकते हैं हिंदी में मूल्य तटस्थता। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है? देखो, वैल्यू न्यूट्रलिटी आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप करती है बेसिकली, है ना। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की भावना नहीं होगी तब तक आप एथिक्स नहीं पढ़ सकते। कैसे? मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता। आप नॉनवेज खाते हैं, ये आपके गुण है। मैं नॉनवेज नहीं खाता, ये मेरे गुण है, मैं शाकाहारी हूं, आप मांसाहारी हैं।
लेकिन यहां तक सब ठीक चल रहा है, आप खाते हैं मैं नहीं खाता, यहां तक सब ठीक है। लेकिन जिस दिन मैं आपके वैल्यूज के ऊपर कमेंट करने लगूं कि नहीं यार तू तो मांस खाता है, ये तो जीवन अंत करने वाली बात हुई, तूने तो पेट के अंदर जो है कब्रिस्तान खोल रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर आप मेरे साथ बैठ करके कुछ गलत बात, अरे यार दोस्त है यार चिकन खा ले, अरे दोस्त है यार थोड़ा सा नहीं करे, दोस्त के लिए इतना नहीं करे, तो ये वैल्यूज, अरे तुम तो सारा वो उसी में मरोगे, क्या बोलते हैं उसको, घास फूस पे ही जी रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं वैल्यू न्यूट्रलिटी को नहीं दर्शाती। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब है आपकी वैल्यूज आपके पास, मेरी वैल्यूज मेरे पास। आपकी वैल्यूज अगर अच्छी है तो मुझे आप बताइए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मेरी वैल्यूज अच्छी है, मेरे वैल्यूज के लिए आप तर्क, मैं तर्क हमेशा करूंगा। जब मैं आपकी वैल्यूज के साथ थोड़ा सा सहज हो जाऊं तो हो सकता है कि मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लूं, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कर सकते। अगर मैं अपील हुआ आपकी वैल्यू से, आपके तर्क से, तो हाँ मैं अपनी परिवर्तन करूंगा। हाँ, ये नहीं कर सकता कि मैं मांस नहीं खा रहा मांस खाने लग जाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे जो एथिक्स मेरे हैं, हो सकता है कि वो मेरे एथिक्स गलत बने थे, मैं आपकी वैल्यूज के साथ चेंज हो जाऊं। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के बहुत लोगों का अलग अलग वैल्यूज हैं, आपका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। हो सकता है कि आपका विचार में कास्ट सिस्टम गलत है, मेरे विचार में सही हो, लेकिन आपके तर्क देने के बाद मेरे लिए भी वो गलत हो जाए। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी जरूरी है ताकि हम फिदाइन ना बने, है ना। फिदाइन से मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम वाले आतंकवादी ना बन जाए कि भैया नहीं यही सी है और यही होगा और यही चलेगा। ये चीजें से बचने के लिए वैल्यू न्यूट्रलिटी, टॉलरेंस, कैपेबिलिटी आपकी होना जरूरी है, तभी आप एथिक्स अच्छी तरह से बढ़ सकते हो। क्योंकि हमेशा हम जज बनने की कोशिश करते हैं दूसरों के केस में, लेकिन अपने केस में हम हमेशा एडवोकेट बनते हैं। तो ये वाली जो भावना है ये हमको थोड़ा सा अलग हटानी है, क्योंकि हमको हमारे केस में जज बनना है, दूसरों के केस में एडवोकेट बनने वाली जो भावना है ये हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूम अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूम अप्रोच? देखिए एथिक्स में कुछ भी चीज 100% सही 100% गलत नहीं है। एथिक्स को हमको पढ़ना है कंटिन्यूम अप्रोच, मतलब रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म के बीच के रास्ते में। मतलब नथिंग इज 100% ब्लैक, नथिंग इज 100% व्हाइट, एवरीथिंग इज समथिंग इन बिटवीन। कोई 100% बुरा नहीं है, कोई 100% गलत मतलब अच्छा नहीं है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में 5 बुराइयां होंगी और खराब से खराब व्यक्ति में 5 अच्छाइयां होंगी। तो हमको हमेशा कंटिन्यूम अप्रोच के साथ चीजें पढ़नी है। ये मतलब ये माइंडसेट आप रखिए। इसके बाद एथिक्स इज सिचुएशन बेस्ड। हर एक सिचुएशन में एथिक्स अलग है, तो ये भी हमको दिमाग में रखना है कि हर सिचुएशन में एथिक्स एक नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपका मर्डर कर दूं, समाज का एथिक्स क्या बोलता है कि नहीं मर्डर गलत चीज है, मर्डरिंग समवन इज अ रॉन्ग थिंग, रॉन्ग एक्शन, और आपके एथिकल पैमाने पे मैंने गलत किया। लेकिन मैं एक मिलिट्री मैन हूं और मैं जाकर के आपके बॉर्डर्स पे आतंकवादियों को बहुत सारों को मारा, दूसरे सेना के जवानों को मैंने देश की रक्षा करते हुए मारा, लेकिन उस समय पे आप मेरी वाहवाही करेंगे, ना कि मुझे गाली देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां के लिए एथिक्स अलग है, वो सिचुएशन अलग है। तो एथिक्स सिचुएशन बेस्ड सब्जेक्ट है, सिचुएशंस आपको एनालाइज करनी पड़ेगी और एथिक्स उसके हिसाब से परिवर्तित होंगे भी। तो जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ें, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, तो इसमें वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज हमेशा एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट जो लास्ट चीज है कि दिस सब्जेक्ट इज सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। इसलिए कोई भी व्यक्ति का कोई आइडियल आंसर नहीं हो सकती। मैथ्स नहीं है कि आपने सॉल्व कर दिया और यही बिल्कुल सत्य निर्णय है ना, हेंस प्रूव्ड, ये चीज नहीं हो पाएगी यहाँ पे। यहां पर कुछ भी चीज आइडियल नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हर चीज जो है सब्जेक्टिव है। आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज के हिसाब से आपके आंसर्स लिखने का तरीका, मेरे आंसर्स लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ें। कुछ भी चीज आइडियल नहीं, आपके डायमेंशन अलग हो सकते हैं, मेरे डायमेंशन अलग हो सकते हैं, इसलिए डायमेंशन कॉपी ना करें, है ना। हाँ, होलिस्टिक किसी आंसर का, किसी व्यक्ति का आंसर, उसका तर्क सुनने के बाद अगर आप उससे सहमति रखते हैं तो आप उसका तर्क उतार करके उसका कॉन्सेप्ट आप भी समझ के अपने नोट्स में लिख सकते हैं और आपके आंसर्स में भी वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर किसी को मगअप नहीं करना है, यहाँ पर मगिंग अप कोई काम में नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में कभी भी मगिंग अप काम में नहीं आती। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे वही प्रश्न बार बार पूछा जाए और वही प्रश्न आना है, वही तथ्य आना है, तो यहाँ पे घोटने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सब्जेक्ट बहुत इजी भी है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्या पे अप्लाई होगा वो समझिए और काम आपका खत्म हो जाएगा। ये चीजें हमको यहां पर बहुत सारी ध्यान में रखनी चाहिए जब हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक ओवरव्यू दूंगा पूरे के पूरे सिलेबस का, और उसके बाद हो सकता है कि हम पहले टॉपिक के साथ आगे बढ़े, है ना, पहले यूनिट के साथ आगे बढ़े। क्रम क्या होना चाहिए इसको पढ़ने का वो भी मैं बता देता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। देखो बेसिकली क्या क्या चीजें हम पहले पढ़ लें, उसके बाद एथिक्स पढ़े। तो पेपर 2 का जो पोर्शन है पॉलिटी, अगर आपको अच्छे से बनता है, सोशियोलॉजी जो अब इस बार जोड़ा गया है वो अगर वो आपको अच्छे से बनता है, हेल्थ, सोशल इशू, सोशियोलॉजी, तो अगर ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से बनते हैं तो आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये आपके पेपर 4 में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि कुछ कुछ लिंक है। नहीं भी पढ़ा तो हाँ फायदा हो जाएगा, पढ़ पाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगर आपने 2 पेपर पढ़े तो बहुत अच्छे तरीके से इनको अप्लाई आप कर पाओगे और बहुत अच्छे से इनको समझ पाओगे। इस चीज की थोड़ा सा आसानी या सहजता आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या चीज की जरूरत और है, क्या चीज किस क्रम में इस टॉपिक को पढ़े, तो पहले आपको आपका जो यूनिट्स हैं उसको थोड़ा क्रमबद्ध पढ़ना चाहिए। पहले फिलोसोफर देख रखा, लेकिन आप पहले फिलोसोफर नहीं पढ़ेंगे। सही क्रम क्या है इसको पढ़ने का, आप या तो यूनिट 3 पहले पढ़िए या यूनिट 2 पहले पढ़िए। बेसिकली यूनिट 2 भी पढ़ सकते हैं, यूनिट 3 भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप पहले स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना चाहिए वैसे यूनिट 3 के साथ, जहां पे आपको एथिक्स बेसिकली समझाया जाता है। यूनिट 3 स्टार्ट करिए, फिर यूनिट 2 पढ़िए, उसके बाद आप थिंकर्स पढ़िए, और फिर बाद में करप्शन पढ़िए, और आखिरी में केस स्टडी। केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है वो तभी आ पाएगा जब ये चारों चीजें आपको बनती हो, तभी आप जाकर के केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बिना आप केस स्टडी में अटक जाएंगे। तो केस स्टडी सबसे आखिरी वाला पोर्शन है, लेकिन इसको जो पढ़ने का क्रम है दैट इज यूनिट 3 फर्स्ट, देन यूनिट 2, उसके बाद यूनिट 1 और फिर यूनिट 4। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट आसान लगेगा। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है। जो टॉपिक आपको देके रखा है उस टॉपिक के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है वो लिखे, कोई थिंकर्स के विचार उसके ऊपर है तो विचार लिखे, है ना। उन विचारों को पढ़ने के बाद वो कहां पब्लिक सर्विस में अप्लाई होते हैं एग्जाम्पलीफाई करें, उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल जितने ज्यादा आपके पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होंगे उतने ही ज्यादा एग्जाम्पल्स, मतलब आपको मार्क्स गेन करने की संभावना ज्यादा है। फ्लो चार्ट, ग्राफ अगर आप बना पाए कुछ चीजें समझाने के लिए, वेन डायग्राम, कुछ सर्कुलर फ्लो चार्ट्स में भी क्लासेस में बताता रहूंगा, तो वेल एंड गुड, अच्छे नंबर्स फेच कर सकता है ये सब्जेक्ट आपको। और ये सब्जेक्ट मानिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, बहुत अच्छा स्कोर आता है। 200 में से इसमें 150 तक आप जा सकते हैं आसानी से, अगर आपका अच्छी हैंडराइटिंग है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, सब कुछ है तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हो सकता है पीएससी ने इस बार जो सिलेबस पैटर्न चेंज किया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स जो किए हैं वो रहे, लेकिन हाँ वहां पर एक टर्म जरूर ऐड किया है कि शायद इसको बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो शायद जहां शब्द आ जाता है वहां पर हो सकता है कि पीएससी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज चेंज कर भी दे। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। केस स्टडी पे भी हम मेहनत करेंगे किस तरीके से केस स्टडी में परिवर्तन आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन पार्ट। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। फर्दर अगर आप ऐसी कुछ अपडेट्स मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं प्लीज डू इट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।